बॉन्ड्स में क्या क्या कैश फ्लो का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा खाली डिस्कशन। सपोज करो अपने 1,000 रुपए का लोन लेते हैं, बॉन्ड छोड़ देखो नॉर्मल 1,000 रुपए का लोन लेते हैं फॉर लेट्स से 5 years। तो ऐसा हो सकता है ना फर्स्ट ईयर में हम लोग 200 रुपए का प्रिंसिपल भी चुका दिए, सेकेंड ईयर में हम लोग 150 रुपए का प्रिंसिपल और चुका दें, पैसा ज्यादा है तो चुका सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि अपना बॉन्ड्स में किस तरह का कैश फ्लो का स्ट्रक्चर है। तो अगर मान लो आप प्री पेमेंट करते हो तो और वो बॉन्ड इंटेंशन में लिखा हुआ होगा तो वो कॉलेबल डेट हो जाए। क्या पहले कॉल कर ले जो अपने एग्जांपल किए थे प्रीवियस चैप्टर में कि 10 साल का बॉन्ड है, 5वां साल में हम 105 में कॉल बैक कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस। तो वो इंटेंशन में लिखा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, तुमको फिर भी करना, तो क्या करोगे, मार्केट में उठ जाओ, मार्केट से उठा लो, तब मार्केट प्राइस पे आप बाय बैक करोगे। क्लियर? देखो दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। टिपिकल बॉन्ड हैज अ बुलेट स्ट्रक्चर, वन टाइम पेमेंट, खाली इंटरेस्ट 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 एक ही बार में खत्म। वन टाइम प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल इज पेड बैक इन अ सिंगल पेमेंट एंड मैच्योरिटी। पीरियोडिक पेमेंट्स वो तो कूपन मिलेगा। एग्जांपल देखो, जस्ट रीड थ्रू दिस। 50 50 50 50, लास्ट में 1,050 प्रिंसिपल एक ही बार में चुका। अब आते हैं नेक्स्ट, दिस इज जस्ट लाइक आवर ईएमआई। कोई भी लोन लेते हैं ईएमआई का स्ट्रक्चर एकदम यही है जो अपने करते हैं। तो देखो इसमें लोन स्ट्रक्चर पीरियोडिक पेमेंट्स इंक्लूड बोथ इंटरेस्ट एंड सम रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ईएमआई भी तो यही होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इज कॉल्ड एन अमोर्टाइजिंग लोन। अब इसमें भी दो टाइप होता है। एक टाइप क्या हो गया, सपोज करो हमने 1,000 रुपए का लोन लिया फॉर लेट्स से 5 years। हम बोल रहे हैं हम हर साल 200 रुपए का प्रिंसिपल चुका देंगे एंड प्लस इंटरेस्ट सपोज, एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ये सेम करेंगे फॉर एवरी ईयर। इसको हम लोग बोल रहे हैं फुल्ली अमोर्टाइजिंग लोन। हर साल हम एक पेमेंट कर रहे हैं और 5 साल में मेरा खत्म हो गया। पार्शियली अमोर्टाइजिंग क्या होता है कि देखो फर्स्ट ईयर में हम 100 रुपए चुका देंगे प्लस इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में भी हम 100 ही चुकाएंगे फॉर 4 years। तो अभी भी 600 बच रहा है ना, इस ईयर में हम 600 प्लस इंटरेस्ट चुका। इसको पार्शियली अमोर्टाइजिंग, कि शुरू में थोड़ा 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 पेमेंट होगा, लास्ट में एक बड़ा अमाउंट का होगा। तो नॉर्मली क्या होता है बुलेट स्ट्रक्चर में कोई भी प्रिंसिपल पेमेंट नहीं, ओनली इंटरेस्ट। अमोर्टाइजिंग लोन में दो टाइप, पार्शियल अमोर्टाइजिंग, फुल्ली अमोर्टाइजिंग। पार्शियल अमोर्टाइजिंग में प्रिंसिपल रीपेड शुरू में कम होता है, लास्ट में ज्यादा। फुल्ली अमोर्टाइजिंग में एक ही बार का पेमेंट सब चले। देखो पहले ये देख लो, आई थिंक इससे बेटर कोरिलेट कर पाएंगे। अब जैसे इसमें 200 प्लस इंटरेस्ट कंसेप्ट के लिए था, अपने को ईएमआई सेम रखते, तो देखो पीएमटी क्या है 231, एवरी ईयर इज सेम, हम हर ईयर सेम पेमेंट कर, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है। देखो अब अपना 1,000 रुपए का बॉन्ड था, एक साल बाद इंटरेस्ट हो गया कितना रुपए का, 50 रुपए का। तो ये 230 रुपए में 50 रुपए का क्या है, इंटरेस्ट है। तो बचा हुआ रुपया क्या है, प्रिंसिपल पेमेंट हो। ये हो गया अपना इंटरेस्ट, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, यानी कि प्रिंसिपल पेमेंट। 1,000 रुपए का लोन था, 180 चुका दिए तो कितना बचेगा, सिंपल। अब नेक्स्ट ईयर हम कितना 5% का रेट, 5% है 821, 819 रुपए बच रहा है, तो इंटरेस्ट किस पे होना चाहिए, 819 पे होना चाहिए। लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, सेम अमाउंट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ जाए। तो इस ईयर क्या होगा,
ये 230 में क्या होगा, 5% ऑफ 819, ये इंटरेस्ट अमाउंट प्लस बैलेंसिंग फिगर जो भी बैठेगा, इतने का प्रिंसिपल चुका है, ज्यादा हो गया। ईयर के बिगिनिंग में 1000 रुपए का लोन था 5% पे, तो 50 रुपए का ब्याज, तो 230 दिए, 180 बच रहा, 180 का उधार चुका दिया। तो जब तुम उधार चुका दिया सेकेंड ईयर में, तुम 820 पे इंटरेस्ट पे करेगा कि 1000 रुपए पे करेगा? तुम आठ तुम 200 रुपए चुका चुका लोन का, तुम मान लो उससे 1000 रुपए का लोन लिया था ब्याज पे, तुम उसमें से 400 रुपए चुका दिया लोन, तो 600 बचा, तो तुम ब्याज 600 पे देगा कि 1000 पे देगा? 600 पे देगा। वही चीज है, तो 1000 रुपए था, हम 200 रुपए चुका दिए, अब 800 रुपया बच रहा, तो हम ब्याज को 800 पे देंगे, तो 800 पे कितना ब्याज होगा? 5%, तो 5% ऑफ 819 कितना होगा? 41 रुपीज। तो ये तो इंटरेस्ट हो गया, लेकिन हम पे कितना किए? 231। तो मतलब जो बैलेंस है हम प्रिंसिपल चुकाए होंगे, तो 190 रुपए का हम प्रिंसिपल चुका दिए। 190 प्लस 41 231 होता। तो पहले हम कितना प्रिंसिपल चुकाए थे? 180, अब 190 हो गया ना, लेकिन टोटल अमाउंट पेड इज द सेम। क्यों? क्योंकि ब्याज लोन कम हो गया, तो ब्याज कमती होते जाएगा। समझ रहे हो? ज्यादा हो रहा है। अब इस केस में 190 रुपया बैलेंसिंग फिगर मतलब 231 माइनस 41। तो अब लोन अमाउंट नया कितना हो गया? 819 था, 190 चुका दिए, तो 629 बैठेगा। पक्का ही क्लियर है? एनीवन बस? हाँ, 819 एक साल के बाद का लोन था, 1000 रुपए था, हमें 180 चुका दिए। देखो 1000 रुपए था, 230 रुपए दे दिए पीएमटी, तो 50 रुपए का ब्याज, 180 रुपए का प्रिंसिपल, तो 820 बचा। 820 में 5% का ब्याज 40 रुपया, बचा हुआ प्रिंसिपल, तो 190 रुपए चुका। तो नया प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हम 630, ऐसे करके जाएगा फिर बोल। तो यहाँ पे क्या होगा? घूम फिर के अपने आप जीरो हो जाएगा। दिस इज अ फुल्ली अमोर्टाइजिंग लोन। क्यों? क्योंकि हम इक्वल पेमेंट्स कर रहे हैं, इक्वल रीपेमेंट्स। मेरा पीएमटी इज सेम 231, हर साल इतना ही देंगे खाने का। तो ईएमआई यही होता, तुम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ईएमआई आर फुल्ली अमोर्टाइजिंग नॉर्मल। वो कर देंगे। अभी हम मेन कंसेप्ट पे जा रहा है, ये सब चीजों में कैलकुलेटर में नहीं हुआ। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, कंटिन्यूएशन एसेम सम, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये पार्शियल एडवर्टाइजिंग होगी। कैसे? पहले हम 230 दे रहे थे, हम बोल रहे हैं यार ईएमआई आगे मान लो 230 का पेमेंट, अब देख रहे हैं यार इतना नहीं दे पाएंगे, थोड़ा ज्यादा होगा, इसको थोड़ा कम कर दो। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? ठीक है अब 10 साल तक चुकाओ। बोलेगा नहीं हमको 10 साल भी, हमको 5 साल में चुकाओ। तो आपको पेमेंट भी ज्यादा नहीं करना है, 5 साल में चुकेगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं। तब बोल रहे हम 5 साल बाद जो भी बचेगा ना, हम वो वन टाइम पेमेंट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा? 195 हम हर साल दे रहे हैं, लास्ट में देखो हम ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उतना लोन बच रहा। तो देख लो इसका भी कैलकुलेशन। ब्याज तो अपना 50 रुपया ही फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर में तो कोई लफड़ा नहीं है, तो 50 प्लस 144 बैलेंसिंग फिगर, 144 अपना 1000 में से 144 माइनस कर दो, इसको कर दो बैलेंसिंग फिगर, या एक जो भी माइनस कर दो जैसे, तो अपना 855 आएगा। फिर अगली बार 855 पे 5% मानेंगे, जो भी बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर, प्रिंसिपल चुकेगा, विल गेट विद दिस, ऐसे करके आता है।
अब लास्ट में क्या हो रहा है, ये 375 प्लस 5% कर दो, अपना 394 का अमाउंट बचेगा, 394 चुका दी खाली। ये है पार्शियली अमोर्टाइजिंग। इसमें एक बलून पेमेंट, जब हम लोग रीपेमेंट ऑफ सम प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी करते हैं उसको बलून पेमेंट बोलते हैं। तो बुलेट पेमेंट में क्या होता है, एक ही बार में सब खत्म। बलून पेमेंट में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पहले चुका दिए, यहाँ पे बचा कुचा लोन चुका। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं सिंकिंग फंड स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, सपोज करो कंपनी 20 साल का लोन ले लो, या छोटा कर दो 10 साल का लोन ले लिया, डिबेंचर्स ले लिया जो भी, फॉर 10 लाख रुपीज। तो कंपनी ये कर सकता है यार, हर साल 1-1 लाख रुपए का रिजर्व बना दो, अपने आप 10 साल में 10 लाख रुपए जमा हो जाएगा, पिंच नहीं करेगा। इस टाइप का थिंकिंग स्ट्रक्चर को ही हम लोग सिंकिंग फंड स्ट्रक्चर को। अब यहां पे क्या होता है, कंपनीज हर साल 1-1 लाख रुपया एक्चुअल में चुका ही देते। 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल में खत्म करना है, 10 लाख रुपया है, तो हर साल 1-1 लाख रुपया चुका। तो इसको अलग अलग तरीका से कर सकते। जैसे कंपनी बोल रहा है यार अभी तो रुपया ले रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़ी अगले साल रुपया आ जाएगा लाख रुपया चुकाने के लिए, वो तो बिजनेस में करना है। तो सीईओ या सीओ बोलेगा एक काम करो 5 साल बाद चुकाना शुरू करो। तो अब अपने को 5 साल के अंदर कितना चुकाना है, 10 लाख चुकाना, हर साल 2-2 लाख रुपया चुकाना, कर सकते हैं, फिर भी कम हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिंकिंग। ये सब क्या होगा, कहाँ लिखा होगा, बॉन्ड इंडेंचर में पूरा लिखा होगा। सिंकिंग फंड प्रोविजंस provide for the repayment of principal through a series of payment over the life of a bond issue. A 20-year issue with a face amount of 300 million, 20 साल, may require that the bond trustee redeem 20 million of the principal at random every year beginning the 6th year. तो 20 साल है, 6th year से स्टार्ट करेगा, मतलब 15 साल, 15 साल में 20 मिलियन करके 300 मिलियन वापस कर दो। यहाँ तक क्लियर। सिंकिंग फंड क्या होता है। अब इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज क्या है, मान लो हम लोग बॉन्ड होल्डर्स है, भाई पहले पैसा मिल गया, एंड मोस्टली कभी कभार ये प्रीमियम पे भी मिलता है, 100 का चीज 100-2-3 मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम भी रहता है। डिसएडवांटेज क्या है यार, हम लोग तो सोच के चले थे ना कि 20 साल का बॉन्ड है, क्योंकि ये रैंडमली कॉल होता है, अगर प्री पेमेंट हो रहा है इट इज रैंडम। तो हम लोग तो 20 साल सोच के रखे थे या 10 साल सोच के रखे थे, सामने वाला 3rd ईयर में पहले मेरे ही चुका दिया, और कूपन ज्यादा था इस समय। 3 साल बाद मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्रैश हो गया, अब हम कहाँ इन्वेस्ट करें पैसा लेके, हम 12% पे इन्वेस्ट किए थे, अभी 8% है। हम तो पूरा मैंने ट्रिप वर्क का प्लान कर लेते, 6th ईयर में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, हम तो चले जाएंगे यहाँ, हमारे रिटायरमेंट का सोच लिए थे पूरा, अचानक कंपनी को दिया वी आर बाइंग, तो पूरा सपना तोड़ दिया वाला काम होंगे। तो इसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क as well. Both advantages and disadvantages. Bonds with sinking fund provisions have less credit risk, क्योंकि भाई पहले पेमेंट कर रहा तो सॉरी बोलने का चांसेस कम है। Presence of a sinking fund can be disadvantages because interest rates fall due to reinvestment risk. Possibility of receiving cash flows early and only being able to reinvest them at lower rates. 12 में किए थे 8 उपाय में रोल और क्या कर सकते। सिंपल। मूविंग ऑन, वाटरफॉल स्ट्रक्चर, ये अपने आगे जाके तो इस पे भी अगेन चैप्टर है, तो अभी फटाफट ही मारेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करना है इस पे। Used to establish principal repayments to holders of asset-backed securities and mortgage-backed securities. अपना जो asset based है या mortgage है उसके अगेंस्ट। Structured products can be split into tranches of varying seniority, मतलब पहले A को मिलेगा, फिर B को मिलेगा, फिर C को मिलेगा, जो अपने एग्जांपल में बात कर रहे थे वही, उसी को ट्रांच बोलते हैं। Common waterfall is for junior tranches not to receive any principal payment
from the collateral until all senior tranches have been fully repaid. Interest payments should still be made to all tranches. जो अपने बात की थी कि इंटरेस्ट पेमेंट सी को मिल जाएगा पहले, उसके बाद पहले ए का प्रिंसिपल पूरा चुकेगा, फिर देखेंगे कुछ पैसा बच रहा है तो सी को मिलेगा। वही चीज है, तो बारी बारी जा रहा। एग्जाम थोड़ी चल रहा है कि वो चिट रख के आ गया और तुम देखने जा रहा है। Several coupon structures besides the fixed coupon, fixed coupon structure. देख लो वेरिएबल में क्या क्या है, ये सब पहले रीड थ्रू करना है। ये अपने ऑलरेडी कर लिया, फ्लोटिंग रेट और मार्केट रेट स्प्रेड, फिर से मार्क नहीं करना है। एग्जैक्टली ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ऊपर से नीचे ला है, तो कुछ भी मार्क नहीं करना है इसमें। अदर कूपन स्ट्रक्चर्स का एक होता है स्टेप अप कूपन। इसमें क्या होता है, सपोज कर आपका कंपनी का क्रेडिट रेटिंग घट गया, 10 साल का बॉन्ड था, 3 साल में क्रेडिट रेटिंग घट गया। तो क्रेडिट रेटिंग घट गया मतलब कंपनी ज्यादा रिस्की हो गई, लेकिन हम तो लोअर इंटरेस्ट रेट में काम कर रहे थे। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि ये सब इंडेंचर में लिखना पड़ेगा, तो कूपन 6 से 8 होगा। तो भाई देख के रखो, क्रेडिट रेटिंग घटना नहीं चाहिए, या इफ सर्टेन रेशियोज आर नॉट मेट, रिस्क बढ़ अपना कूपन बढ़ जाएगा। Are structured so that coupon rate increases over time according to a predetermined schedule, providing protection to investors against interest rate rising over the life of the bonds. ये इन्फ्लेशन के साथ भी आप लिंक कर सकते हो, आपका इच्छा। Coupon changes could also be linked to future potential events. Mostly यही है। For example, loans to borrowers of lower credit quality often have coupons that increases if the credit quality decreases further. जो अपने बात की है, ठीक है। देखो पहले MRR प्लस 2.5 था, जब क्रेडिट क्वालिटी घट गया या डेट रेशियोज के ऊपर कुछ चला गया, तो कूपन अब MRR प्लस 3 हो गया, आधा % बढ़ गया। Similar procedure is called a credit linked note, whereby the coupon rate increases if the credit rating deteriorates. सभी तो वही किए, ठीक है। और किस किस टाइप का कूपन पेमेंट्स होता है, पेमेंट इन काइंड, मतलब इंटरेस्ट है ना, मान लो इंटरेस्ट हो रहा है 10 रुपए, 10 रुपए का बॉन्ड और लेना, तो हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं ऑन और लोन देके, देख सपोज करो हम कंपनी है, तुम इन्वेस्टर हो, 100 रुपए का बॉन्ड है। अब इन्वेस्टर के पास 20 बॉन्ड्स हैं, हर बॉन्ड पे उसको 10 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट, तो टोटल रुपया उसका कितना ड्यू हो गया, 200 रुपए ड्यू हो गया। अब ईयर एंड हो गया, हमको देने का टाइम, हम क्या बोल रहा है, यार कैश का क्या करेगा, तू मेरे से 2 बॉन्ड और ले। नहीं 200 रुपए छोड़ दे, तो यू आर री इन्वेस्टिंग द इंटरेस्ट इन द बॉन्ड। अरे भाई यही तो पेमेंट इन काइंड है। हाँ, इंटरेस्ट के बदले बॉन्ड दे, तो ये एकदम, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में डेट ट्रैप बोलते हैं, कि आप इंटरेस्ट के लिए भी और लोन ले रहे हो। तो जो लोन लेते हो वो तो नॉर्मली आपको अच्छा जगह यूज करना चाहिए, तभी तो जाके आगे पैसा बनेगा। आप लोन लेके पुराना इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो वो रुपया तो यूज हुआ नहीं, आगे जाके उस पर इंटरेस्ट और बढ़ता रहेगा। ये थोड़ा खतरनाक सिचुएशन होगा। ग्रीन बॉन्ड्स हैव बीन इशूड व्हेन कूपन पेड इंक्रीजेस, अगर आप ज्यादा पोल्यूशन करते हो तो, if certain environmental goals are not met. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मान लो 100 रुपया दिए एंड एक बॉन्ड ले लिया, हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है 8-9%, 10%, 10 साल का बॉन्ड, 10 साल बाद सामने हम लोग को 100 रुपया ही दे रहा है। आज के डेट में जो 100 रुपए का परचेजिंग पावर है, 10 साल बाद भी सेम है, अब ऐसा बात सेम नहीं हो। आज के डेट में 100 रुपए में जो चीज आ सकता है, जितना भी चीज आ सकता है, उससे वो भी नहीं आना। तो प्रिंसिपल ऐसे 100 का 100 ही मिल रहा है, लेकिन वैल्यू 100 का तो घट के क्रैश हो जाएगा।
ऊपर से जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा प्रिंसिपल का वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए ये सबको टैकल करने के लिए इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया। इट हैज कूपन पेमेंट्स और अ प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों में से कोई एक या हो सकता है दोनों, इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड पब्लिश्ड इंडेक्स। यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ तू, अरे भाई, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स also called linkers are the most common type of index linked bonds, important for this, which increase their cash flows in line with a specified inflation index, जैसे सीपीआई। जैसे सीपीआई इन्फ्लेशन को वही मेजर करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, to protect the real value of the cash flows promised to investors। तो सपोज करो सीपीआई पहले था 100, अब हो गया 120, तो 1.2 टाइम्स बढ़ गया। तो आपका प्रिंसिपल, सपोज आपने 100 रुपया दिया था, अब वो भी 1.2 टाइम्स बढ़ जाएगा, कंपनी आपको 120 रुपया देगी। नहीं, वो हो सकता है फिक्स वैल्यू पे, वो डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है, प्रिंसिपल भी बढ़ सकता है, वो डिपेंड करेगा हाउ द इंडेंचर इज। नॉर्मली दोनों पड़ेंगे अगर ऐसा सीन बढ़ता है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपल नहीं बढ़ाए लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट और इंटरेस्ट रेट में फर्क है। पहले हम 6 रुपया दे रहा था तुमको 6% के बेसिस पे, मान लो 100 रुपया था, हम तुमको 6% दे रहा था, तो हम भाई तुमको 6 रुपया देंगे। मान लो 120 हो गया, अब इस पे हम तुमको 6% दे रहे हैं, 7.2 रुपीज देंगे 120 पे। अगर हम इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले हम तुमको 6 दे रहे थे, अब हम तुमको 8 देंगे। सॉरी, नहीं तो वो लिखा रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। सेम वर्ड, इंडेंचर टर्म्स एंड कंडीशन है, तुम्हारा हिसाब से बनाओ ना भाई, क्या दिक्कत। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख लो। इंटरेस्ट इंडेक्स बॉन्ड्स, द कूपन रेट को सर्कल कर लो, अमाउंट और रेट में कंफ्यूजन होता है कॉमन है। द कूपन रेट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन व्हाइल द प्रिंसिपल वैल्यू इज अनचेंज्ड। तो प्रिंसिपल वैल्यू में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं होता, हालांकि सबसे ज्यादा उसी में चाहिए। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, ये भी मार्क करो। एग्जाम्पल इज टिप्स, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट, यूएस का गवर्नमेंट को ट्रेजरी बोलते हैं। द कूपन रेट रिमेन कांस्टेंट, रेट रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे वो 7.2 वाला चीज घटेगा, बट द प्रिंसिपल वैल्यू इज इंक्रीज बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और डिक्रीज बाय डिफ्लेशन। 100 का 120 रुपए। In the case of deflation, tips investors receive the maximum of inflation adjusted principal or the unindexed par at maturity। मतलब लोअर नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा और वो भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। यस, अमाउंट बढ़ेगा। एग्जांपल देख लो, a bond par value 1000 at issuance, 3% coupon paid semi annually, मतलब 30 रुपया मिलना, 3% सेमी एनुअली मतलब 15 करके मिलेगा। एंड द प्रोविजन दैट द प्रिंसिपल वैल्यू विल बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। 6 months after the issuance, the reported inflation is 1% over the period। प्रिंसिपल वैल्यू अपने आप क्या हो गया, 1000 से 1010 बढ़ जाएगा। 6 month कूपन अब कितना हो गया, पहले हम लोग कर रहे थे 1.5% ऑफ 1000 तो 15 आ जाता है, अब करेंगे 1.5% ऑफ 1010। तो ये जो अपने को मिल रहा है, देखो ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, नॉमिनल। Investors are fully protected against inflation over the life of the bond in TIPS, Treasury Inflation Protected Securities। जीरो कूपन बॉन्ड सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी मार्क कर लो।
खाली सिंगल पेमेंट, देयर इज नो कूपन पेमेंट। अच्छा, अब देखो एक टाइप का रिस्क होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, इसमें डिटेल में अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? हमको 10 रुपए का कूपन मिल है, अब वो कहाँ री इन्वेस्ट कर, आई नीड टू री इन्वेस्ट करना। पहले मान लो 15% का रिटर्न मिल रहा, यील्ड मिल रहा था, एक साल बाद मार्केट सिचुएशन माइट चेंज हो, तो अब हम हो सकता है 16 में कर पाए, हो सकता है हम 14 में कर पाए, या और कम बेसी हो सकता है, दैट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो अगर जीरो कूपन बॉन्ड है, तुमको इंटरेस्ट ही नहीं देने वाला भाई, देयर इज नो री इन्वेस्टमेंट। जब तुमको बीच में पैसा ही नहीं देगा, तुम री इन्वेस्टमेंट करना तो नहीं आएगा। इसलिए these bonds are popular with investors that wish to minimize reinvestment risk। क्यों? क्योंकि जीरो होता है। नहीं देगा, जीरो कूपन बॉन्ड नहीं देता नॉर्मल। with no periodic coupon, zero coupon bond must trade below par to offer investors positive return। इसका मैंने कैपिटल गेन ही, दो इनकम है, इंटरेस्ट कैपिटल गेन, इंटरेस्ट नहीं होगा तो कैपिटल गेन। डेफर्ड बॉन्ड, ये क्या होता है? मान लो 10 साल का बॉन्ड इशू किए, लेकिन हम पहले ही बोल दिए कि देखो इंटरेस्ट पेमेंट हम 3 साल बाद, उससे पहले कुछ मत मांगो, तो इंटरेस्ट पेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम। ये भी लोग जैसे स्टूडेंट लोन, स्टूडेंट लोन यही होता है, मैं चाहे तो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल स्टूडेंट लोन, भाई जब तक पढ़ रहे हैं तब तक छोड़ दो, उसके बाद दे देंगे। लेकिन छोड़ दो मतलब ये नहीं वो इंटरेस्ट छोड़ देगा, इंटरेस्ट क्लब होगा। मान लो 10% का इंटरेस्ट है 1000 रुपए, तो 100 रुपए एक साल, तुम 3 साल नहीं किया, तो अब जब पेमेंट स्टार्ट होगा ना वो 1300 रुपए पे होगा। With a deferred coupon bond, regular coupon payments do not begin until a specified time after issuance. These bonds may be appropriate for financing issues with a low credit rating or a large project that will not be completed, जैसे कंस्ट्रक्शन होगा उस टाइप से। Zero coupon bonds can be considered the most extreme time of deferred, क्योंकि वो कूपन देता नहीं, लास्ट में एक बार में दे देगा, और वो हम लोग यही मान के चलेंगे कि कूपन है 80 का 100 में एक ही बार में देगा, तो 5 साल बाद एक ही बार में देखे चटा। And like deferred bonds also trade at below to par to provide investors, ठीक है।